कैसे हैं आप लोग। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का। सबसे पहले मैं तहे दिल से आप सभी लोगों से माफ़ी मांग रहा हूं, क्योंकि एक लंबे समय से मैं आपके पास नहीं आ पाया और जो रेगुलर मेरी अपडेट थी सो मैं आपको नहीं दे पाया। आप में से बहुत लोगों ने मुझे कमेंट भी किया, मैसेज भी किया और बहुतों ने तो ऐसे बोला कि सर आपसे कुछ नहीं होगा, इनके भरोसे मत बैठिए। तो देखिए, सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि दुनिया में हर कुछ एक तरफ और अपने घर वालों का प्यार मोहब्बत ममता एक तरफ। एक्चुअली मेरी माँ बीमार पड़ गई थी, उनको डेंगू हो गया था, पर आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार के से मेरी माँ अब बिल्कुल ठीक है। फिर मैं आपके पास बैक हो गया। तो सबसे पहले घर को देखना पड़ता है, ये आप भी समझ रहे हैं। अब बात आती है आपके F1 से लेके F12 तक का। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं आपका F3 तक का कंप्लीट करा चुका हूँ और आपका एग्ज़ाम जो है फर्स्ट ईयर का 2 दिसंबर से होने वाला है। क्लियर है? तो आप लोग चिंता मुक्त रहिए। जितना मैंने आपको F12 तक बोला है तो मैं आपको F12 तक करवा दूंगा। ये ऐसा कोई बहुत बड़ा लेवल का एग्ज़ाम नहीं होता है कि आपको एकदम टेंशन लेना है। आप प्रीवियस क्वेश्चन को आप देखिए, उसमें कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है। सबसे बड़ा इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिखने की शैली। आप क्वेश्चन को समझ लिए और अपने लिखने की शैली को आप समझ गए जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ, तो आपका एग्ज़ाम इजीली निकल जाएगा। क्योंकि हर एक क्वेश्चन का 4 पेज में 3 पेज में आंसर लिखना पड़ता है, तो इसको आदमी रटता थोड़ी ना है। इसको आपको अपने लिखने के पैटर्न पे बस आपको हर एक शब्द का शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए, आप लोगों का समय मैं बर्बाद नहीं करूँगा, तो आते हैं सीधा अपने पॉइंट पे। और दूसरी बात, मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट ही हूँ, तो मैं जितना बोलता हूँ मैं आपका, अब जो बीमारी है, जो ऐसा कुछ है, वो कब कहाँ से आ जाए किसी को पता नहीं होता है। पर आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपका कंप्लीट कराऊंगा। F12 तक, F3 तक हो चुका है, 9 सब्जेक्ट और बचा है, मैं उसको भी कंप्लीट करा दूंगा। क्लियर है? तो टेंशन नहीं लेना है। आप भी स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ। आपस में और आपके सहयोग से बस आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा डिलेड वाले लोग को जोड़िए, ताकि मैं आपको आने वाले भविष्य में शिक्षक बना के ही छोड़ूँ। खुद भी बनूंगा और आपको भी बनाकर छोड़ूंगा। क्लियर है? चलिए, पहला क्वेश्चन अपना क्या है, विद्यालय प्रबंधन से संबंधित दस्तावेज क्या क्या है। तो देखिए, आपको बस अपने माइंड में इमेजिन कर लेना है कि विद्यालय में क्या क्या होता है। जैसे कि समय सारणी, जिसमें टीचर लोग हो गए, वो अपना क्या करते हैं, उपस्थिति दर्ज करते हैं, पहला चीज़ हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, बच्चों का नामांकन का पंजीयन का फाइल होता है, सो हो गया। तीसरा अपना क्या हो गया, अभिलेख, जहाँ पे कौन सा फाइल किस जगह पे रखा हुआ है, किसका क्या वो है, वो अपना हो गया। चौथा अपना चाइल्ड पोर्टफोलियो, यानी कि किस बच्चे का क्या विवरण है, संपूर्ण विवरण, आधार कार्ड, उसका खाता संख्या। तो ये सारा का दस्तावेज जितना भी विद्यालय में होता है उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। क्लियर है? विद्यालय की कार्य संस्कृति में बच्चे क्या क्या सीखते हैं। तो विद्यालय का जितना भी तरह का मैनेजमेंट है, सुबह मॉर्निंग से लेके विद्यालय बंद होने तक, आप जो जो चीज़ देखते हैं और वहाँ से आप जो चीज़ भी सीखते हैं, एक दूसरे का सहयोग करना, मैनेज करना, अगर मिड डे चल रहा है तो खाना खाना, किस तरह से बात करना, मतलब कि सारा कार्य को एक तरह से जो आप देखते हैं वहाँ से आप क्या क्या सीखते हैं। ठीक? और उससे बच्चा क्या क्या सीख पाता है, आपको खुद सोचकर एक्सप्लेन कर देना है। क्लियर है? विद्यालय में समावेशी शिक्षा की व्यवस्था के लिए आप क्या करेंगे। समावेशी शिक्षा, इस समावेशी वर्ड को आप हमेशा ध्यान में रखिए, ये आपके हर जगह काम आएगा और इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। समावेशी शिक्षा तो होता क्या है, तो देखिए, समावेशी शिक्षा का मतलब हो गया एक सामान्य शिक्षा, यानी कि विशेष प्रकार के बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ बैठाकर जो शिक्षा दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा। इसमें एक सोच है कि जो विशेष, यानी कि किसी भी तरह से वो सामान्य हम लोगों से भिन्न है, उनको अगर साथ में बैठा के शिक्षा दी जाती है तो आगे चलकर इन फ्यूचर उन्हें समाज में भी एक समान नज़र, एक समान भाव से देखा जाए, इस सोच के ऊपर ये समावेशी शिक्षा है। तो आप विद्यालय में इसको आप कैसे कीजिएगा, तो आप बच्चों को एक साथ बैठाइएगा, जो विशेष सुविधा वाले हैं उनके लिए आप जो भी उनको सामग्री चाहिए उनको एक अलग व्यवस्था करके, पर बच्चों के समूह में बैठा के उनको आप क्या कीजिएगा, शिक्षा दीजिएगा। क्लियर है? शिक्षण प्रक्रिया में सूचना एवं संचार तकनीक की क्या उपयोगिता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो बच्चे क्या है, सुनने से ज़्यादा, यही अगर मैं आपको यहाँ पे विजुअल दिखाता
मैं कुछ नोट्स बना के आपको दिखाता तो आपको और जल्दी क्लियर होता, पर उतना समय नहीं, इसलिए मैं आपको हमेशा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो उसी प्रकार से हम लोग आईटी का मदद ले सकते हैं डायग्राम दिखाने में, वीडियो दिखाने में। तो बच्चे जो चीज़ देखते हैं, जो चीज़ विजुअली देखते हैं ज़्यादा, तो उसको आकर्षित होते हैं, उसको बहुत जल्दी समझते हैं। ठीक, तो आप डायग्राम दिखा सकते हैं, चार्ट दिखा सकते हैं, वीडियोज़ दिखा सकते हैं। इस तरह के आपको बात को यहाँ पे लिखना है। परंपरागत शिक्षण और बाल केंद्रित शिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। परंपरागत यानी कि जो शुरू से पैटर्न चलते हुए आ रहा है, और बाल केंद्रित यानी कि बच्चे को ही सेंटर में रखकर जो बच्चा किस प्रकार सीखना चाह रहा है। पहले क्या था कि बस पढ़ाए जा रहे हैं, रटाए जा रहे हैं। अब क्या है, मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, आईटी का मदद लेकर बच्चे को इंटरेस्टेड बनाकर पढ़ाना है, जिसमें उनका रुचि हो। क्लियर है। शिक्षक के वितरित विकास में सहकर्मी शिक्षकों की क्या भूमिका है। तो देखिए, वितरित विकास का मतलब हो गया कि आप अगर कोई आप शिक्षक है मान लीजिए, तो आपको ज्ञान के शिक्षा मतलब कि पाठ्य पुस्तक ज्ञान के अलावा समाज का रहन सहन, समाज का बीच में एक परस्पर एक रिश्ता बनाना, इस तरह का ही विकास आपके अंदर में होना चाहिए। क्लियर है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वितरित विकास बोलते हैं। यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सृजनशीलता की भूमिका होनी चाहिए आपके अंदर में। आपका समुदाय के जो अभिभावक होंगे उनके साथ आपका किस तरह से व्यवहार है, किस प्रकार से आपका बातचीत है, तो उस सब सारे चीज़ में आपके जो आपके साथ के सहयोगी कर्मी होंगे। क्योंकि अगर आप किसी पेरेंट्स मीटिंग को कीजिएगा, अभिभावक को बुलाइएगा, तो वहाँ पर आप अकेले नहीं, वहाँ पे एक सहकर्मियों शिक्षकों के साथ में बैठ कर आप बात कीजिएगा। या फिर आप कहीं पे किसी चीज़ को पैटर्न को बताने में फंस रहे हैं, तो वहाँ पे आपके सहयोगी क्या हैं, उनसे आप मदद ले सकते हैं। क्लियर है। विद्यालय में नेतृत्व व्यवस्था के प्रमुख आयामों की चर्चा करें। तो देखिए, नेतृत्व का मतलब क्या हो गया। नेतृत्व का जो आयाम होता है, देखिए इसका मतलब होता है कि एक कुशल एवं प्रभावी नेतृत्व, जिसका आयाम कौन कौन सा हो जाएगा, तो आपसी हितों की एकता, यानी कि हम लोग सभी लोग आपस में मिलकर रहें। दूसरा अपना क्या हो सकता है, सम्मान उद्देश्य, एक उद्देश्य के साथ विद्यालय में हर एक बच्चे का उद्देश्य क्या होता है, ज्ञान को अर्जन करना। आचरण एवं व्यवहार को प्रभावित करना, क्रियाशील संबंध, और नेतृत्व एक गतिशील प्रक्रिया, यानी कि आप किसी भी चीज़ का नेतृत्व मतलब क्या हो गया कि आपके पास में अगर 10 बच्चे हैं, ठीक, उस बच्चे का आप नेतृत्व कर रहे हैं, मार्गदर्शक कर रहे हैं, वो आपको फॉलो कर रहा है। उसके लिए आप वो जिस तरह से हम लोग फॉलो करते हैं ना फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, तो उस तरह से हर एक बच्चे के लिए अगर आप टीचर हैं तो आपको वो बच्चा फॉलो करेगा। आप किस तरह से आ रहे हैं, आपका व्यवहार क्या है, आप उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, आप किस तरह से बोलते हैं, तो इन सारी बातों का क्या होता है, ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है। बाल संसद के कार्यों का उल्लेख करें। तो देखिए, बाल संसद कहने का मतलब क्या हो गया, बाल संसद कहने का मतलब अपना हो गया कि जिस प्रकार से अभी अपना बिहार में क्या राजनीति का माहौल है, तो उसी प्रकार से विद्यालय में भी हर एक प्रकार के कार्य को बाल संसद के बीच में क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है। जिस प्रकार से इनके विभिन्न कार्य क्या हो गए, जैसे कि बच्चों एवं बच्चियों में जीवन कौशल का विकास करना, बच्चों में नेतृत्व एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, विद्यालय गतिविधियों एवं प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करना। इसमें क्या होता है कि कोई शिक्षा मंत्री होता है, कोई चिकित्सा मंत्री होता है, तो एक मंत्रिमंडल होता है बाल संसद का। उसमें जिस प्रकार का जिसको जो कमी है उसको पता है कि इसका मंत्रिमंडल इस बच्चे के पास में, वहाँ वो सहयोग पहुँचाते हैं। क्लियर है। संरचनात्मक उपागम से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, इसका अगर आप अर्थ समझ लिएगा तो ये अपने आप समझ जाइएगा। तो संरचनात्मक का मतलब होता है ज्ञान की संरचना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अन्वेषण भी बोलते हैं। ज्ञान की संरचना कहने का मतलब हो गया कि अगर हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, जैसे कि आप एनसीईआरटी बुक पढ़ाते हुए देखे होइएगा, उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी होता है। तो जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको आपको बच्चे को करके दिखाना है। तो बच्चा जब देखते हैं उस चीज़ को, अपने जीवन से जोड़ते हैं, दैनिक जीवन से, तो और अधिक अच्छे रुचिपूर्वक समझते हैं। तो वही अपना क्या हो गया, संरचनात्मक उपागम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव अप्रोच। जिला के अंतर्गत शैक्षिक संस्थाओं के बारे में वर्णन कीजिए। जो अपना स्कूल हो गया, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट स्कूल। क्लियर है। और राज्य स्तरीय मतलब कि जो एनसीईआरटी के तहत, एससीईआरटी के तहत जिस तरह से अपना डाइट हो गया, पीटीईसी हो गया, पीआरटीसी हो गया। क्लियर है। अब कह रहा है विद्यालय की संरचना और कार्यों का उल्लेख करें। विद्यालय की संरचना यानी कि जिस प्रकार का बच्चा, एक क्लास में 35 से 40 बच्चा बैठने चाहिए, बेंच डेस्क किस तरह से होगा, श्यामपट्ट होगा कि नहीं होगा,
और उसके बाद साफ़ सफाई हो गया, बाथरूम हो गया, मिड डे का अगर खाना बन रहा तो वो हो गया, कार्यालय का ऑफिस हो गया, लाइब्रेरी हो गया। इस तरह का संरचना जो भी आप विद्यालय में देखते हैं, आदर्श विद्यालय जो आप देख के आपको लगता हो कि वाह क्या सरकारी स्कूल है, तो उस चीज़ को आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में उल्लेख कीजिए। तो जिस प्रकार से हम और आप अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं, डैट से होंगे बहुत लोग जो डीलेट का प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो वो आपको किस प्रकार से आपका उसके जीवन पे, आपके जीवन पे उसका क्या महत्व है, आप वहाँ से क्या क्या सीख रहे हैं। आप अभी क्या हैं, एक प्रशिक्षु हैं, आप शिक्षक नहीं हैं, आप एक प्रशिक्षु हैं। तो आप किस प्रकार से आप क्या क्या सीख रहे हैं उसको यहाँ पे क्या करना है, उल्लेख कर देना है। बच्चों में आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता के लिए आप क्या करेंगे। अब देखिए, आपदा प्रबंधन को आपको बताना है, तो बच्चा के अंदर में आपको बताना पड़ेगा कि आपदा प्रबंधन क्या होता है। अगर बाढ़ का समय हो तो हमें क्या करना चाहिए, महामारी का समय हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो इन सारे चीज़ को आपको पहले समझाना है, फिर उस क्यों होता है, उसका रोकथाम क्या है, और हो जाए तो उसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए। इस चीज़ को आपको बच्चे के अंदर में समझाना है और आपको जागरूक करना है। क्लियर। सीखने की योजना का निर्माण करना क्यों आवश्यक। तो आप सभी लोगों को पता होगा लर्निंग प्लान क्या होता है। लर्निंग प्लान कहने का मतलब हो गया, फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी आपका क्या है, F4 है, ये मुझे आता था, मैंने इसका एग्ज़ाम भी दे दिया, पर फिर भी मैं ये वीडियो बनाने से पहले एक बार इसको रीड आउट किया, इसमें सोचा कि कब मुझे क्या बोलना है, क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को देखा। तो ये अपना क्या हो गया, लर्निंग प्लान हो गया। आप क्लास में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मैथ पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप किस क्लास में मैथ में क्या पढ़ाइएगा, उसमें बच्चे क्या पूछ सकते हैं, आप पहले से ही एक तैयारी करके जाइएगा, तो आप और बेहतर तरीके से पढ़ाइएगा। ये अपना क्या होता है, लर्निंग प्लान होता है। क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान क्या होता है। तो आप लोग सुने हुईएगा कि आजकल क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा दिया जाता है। ठीक, तो सर्व शिक्षा अभियान अपना क्या हो गया कि यह एक प्रायोजित कार्यक्रम है जो केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग एवं सहभागिता की बुनियाद पे खड़ा है। सबसे पहले क्या था, 2002 से 2007 तक इसका प्रथम चरण था, 2 चरण में किया गया। तथा 2008 से 2010 तक इसका क्या था, द्वितीय चरण था। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत में क्या हो गया था कि प्रत्येक जिला के 6 से 14 वर्ष आयु के वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षित करना और शिक्षित बनाना क्या था, अनिवार्य था। बाद बाकी इसके अलावा आप लोग अपने बुक से भी पढ़िएगा। संकुल संसाधन केंद्र, संकुल कहने का मतलब हो गया कि 3-4 विद्यालय का एक समझिए ना, एक छोटा सा ऑफिस, जो बहुत 3-4 विद्यालय आपस में मिलकर उसका एक संकुल बन गया। अब आपको जो भी अपना एक प्रॉब्लम हो सकता है वो डायरेक्ट शिक्षा बोर्ड में जाने से पहले आपको कहाँ, संकुल के पास जाना है। क्लियर। तो एक संकुल क्या है कि कुछ विद्यालयों का है प्रबंधन करता है, उसमें होने वाली प्रॉब्लम को, सब कुछ को सॉल्व आउट करता है। क्लियर है। मीना मंच, मीना मंच कहने का मतलब हो गया कि लड़कियों में जागरूकता फैलाना। क्या होगा इसमें कि लड़की लोग जाएगी, लड़की के पास में जाना है, उसके बाबा को बताना है कि शिक्षा जरूरी है, दहेज प्रथा का रोकथाम होना चाहिए, आप अपने लड़कियों को स्कूल में भेजिए। तो ये सारा कार्य किसका है, अपना मीना मंच का है। क्लियर है। उसके बाद अपना रहा है बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, BBOAC। तो इसका मतलब क्या होता है, बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसका स्थापना 2011 के फरवरी में किया गया था। क्लियर है। अब जैसे ही ओपन स्कूलिंग आ गया, यानी कि ये अपना क्या हो गया, जब हम लोग सुनते नहीं है कि डिस्टेंस से भी कर लेंगे डिग्री और रेगुलर से भी कर लेंगे, तो एज लाइक डिस्टेंस डिग्री, यानी कि बच्चा जो है सो जब चाहे स्कूल को शुरू कर सकता है और जब चाहे वो ख़त्म कर सकता है। एक तरह का एक ओपन ई लर्निंग इसको हम लोग बोल सकते हैं। इसका हम क्या है, फुल फॉर्म, बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग। चलिए, तो अब हम लोग का नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द बनेगा F5 के लिए। और मैं फिर से एक बात यही कहना चाहूँगा कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, गुस्सा नाराज़गी अपनी जगह है, और ज़्यादा से ज़्यादा डिलीट वाले लोगों को जोड़िए। और नीचे में आपका टेलीग्राम का लिंक है, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। और जिस तरह से आप स्टूडेंट हैं, मैं भी आप एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं कोई सर नहीं हूँ। तो आप मुझे अपना दोस्त समझिए, जो समझना है वो समझिए। बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि हम लोग एक शिक्षक बनने के कार्यक्रम में बहुत आगे तक जाए। अभी आप लोग डिलीट कीजिए, उसके बाद बहुत सारा ऑप्शन है। क्लियर है। तो चलिए, अगर वीडियो सही लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपना नेक्स्ट वीडियो F5 का बहुत जल्द अपलोड होगा। धन्यवाद।